हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री और कल्चर जनरल स्टडीज वन पेपर जो हमारा मेंस का है उसका सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिकोड और उसकी थीम और टॉपिक की माइक्रो लिस्टिंग करेंगे सो दैट वी प्रोसीड फर्दर इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर एज वेल एज इन अ वेरी कॉन्साइज मैनर। ठीक है, जो भी हमारा सिलेबस है, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द बाउंड्रीज। किसी भी सब्जेक्ट की हम प्रिपरेशन मेंस में शुरू करेंगे तो वी विल फर्स्ट डिफाइन द बाउंड्रीज की बाउंड्रीज क्या है। बाउंड्रीज यू विल कम टू नो फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस आपको बाउंड्रीज बताएगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिकोड करेंगे ताकि हमको और क्लियरली बाउंड्रीज समझ में आ सके। उस बाउंड्रीज के अंदर भी बारीकी से समझ में आ सके कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही है ना, एंड व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सो बाउंड्रीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, है ना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर let's say GS1, GS2, you have three subjects here, three subjects there, then you have essay. Everywhere you have to fix your boundaries because सिलेबस अगर हम देखें हिस्ट्री एंड कल्चर लिखा हुआ है ना, सो इंडिपेंडेंस मूवमेंट लिखा हुआ है। इट इज नॉट कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट सर्टेन सेक्शंस, सर्टेन थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द फॉर्मेट एज वेल एज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, है ना। एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्या फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन का, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग, बट सिंस वी आर डीलिंग विद इट सिस्टमैटिकली, एक एक चीज आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा ताकि आप कहीं पे भी फॉल्टर ना करें समझदारी में। देन डिकोडिंग द सिलेबस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, है ना, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम्स। देन वी विल ब्रेक डाउन द सिलेबस, है ना। जो भी सिलेबस हमको थीम मिला उससे हम ब्रेक डाउन करेंगे और माइक्रोलिस्ट करेंगे टॉपिक्स की। एंड देन वी विल कंसोलिडेट आवर नोट्स। नोट्स वी विल बी गिविंग यू इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस ऑल्सो एज वेल एज द नोट्स ऑल्सो। सो इस चीज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी विल गिव यू द नोट्स, यू हैव टू रीड दैट, यू हैव टू कंसोलिडेट, है ना। अगर वो डिटेल्ड नोट्स है तो आप अपने लैंग्वेज में कुछ अपने भी नोट्स उससे बनाएंगे एंड देन यू विल राइट द सेक्शनल टेस्ट। सो दिस इज आवर अप्रोच सब्जेक्ट वाइज। वी विल मूव फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पीएमपी प्लस प्रोग्राम। सो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। तो जनरल स्टडीज पेपर वन सेक्शन वन आपका हिस्ट्री एंड कल्चर का पार्ट होता है। इसमें यू हैव थ्री क्वेश्चंस, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव 5 शॉर्ट आंसर्स, है ना। इट इज ऑफ 38 मार्क्स। तो तीनों क्वेश्चंस आपके 38 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 5 शॉर्ट आंसर्स हैं और सारे के सारे कंपलसरी हैं। सेकंड और थर्ड जो है, हियर यू हैव 2 लॉन्ग आंसर्स, है ना। 2 लॉन्ग आंसर्स आपको आंसर करने हैं एंड हियर यू हैव ऑप्शन, है ना, और दोनों में है 2 और 3। सो हियर यू हैव टू पिक एंड चूज। यहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, ना। आपको आता है तो आप लिखेंगे, नहीं आता तो भी आप लिखेंगे कुछ ना कुछ, है ना। रेलेवेंट लिखना है। दोस थिंग्स वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस, हाउ टू डील विद दोज अनसर्टेन क्वेश्चंस, है ना, जिसमें आपको कुछ नहीं आता उसमें कैसे हम मार्क्स लेके आए। वी विल डिस्कस दोस थिंग्स बट अभी फॉर्मेट वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 1 5 शॉर्ट आंसर्स, 2 3 यू हैव लॉन्ग आंसर विद एन ऑप्शन। सो टोटल मार्क्स, इसका वेटेज कितना हो गया हिस्ट्री का हमारा 114 मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स को भी समझते रहेंगे ताकि हम अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर सके, है ना, और ताकि हम स्कोरिंग एरियाज पे टारगेट कर सके। सो 114 स्कोरिंग एरिया है हिस्ट्री एंड कल्चर बिकॉज थीम्स और टॉपिक्स रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट 80% के आसपास, है ना। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए बट मोस्ट ऑफ द थीम्स आर कवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इटसेल्फ एंड द सिलेबस। तो दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड। शॉर्ट आंसर्स आपके 8 मार्क्स के होंगे टोटल, ये 38। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। लॉन्ग आंसर्स 38 into 2 you have 2 options. So very clear about the marks and the number of questions options as well as. So total number of answers you have to write is 7। 5 और 2 लॉन्ग 7 आंसर्स आपको हिस्ट्री एंड कल्चर वाले पार्ट में पेपर GS1 पेपर में लिखने हैं। दिस इज वेरी क्लियर अबाउट द पैटर्न। नाउ कमिंग टू द सिलेबस। सिलेबस दिस आई हैव रिटन इन हिंदी, है ना। ये जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ये इतिहास का और कल्चर का सिलेबस दिया गया है। आई विल रीड आउट द इंग्लिश थिंग। यहां पर आप देखिए ये इंग्लिश वाला पार्ट है। आई विल रीड दिस एंड आई विल एक्सप्लेन द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस। सो प्लीज रीड दिस इन योर पीडीएफ ऑल्सो, ना। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द पिंड मैसेज। पिंड मैसेज में आपको पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके देन यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। पेपर वन, इन पेपर वन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो यहां से हमको दो चीज समझ में आई। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यहां पर एंशिएंट इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मेडिवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। और यहां पर इंडियन कल्चर दिया हुआ है। अब इंडियन कल्चर जो है दैट इज वेरी ब्रॉड, यू नो, इट इज like in the ancient part also and like modern art what it is ancient part of ancient India. So वो culture वाला part जो है it is covering the ancient thing, just remember this. दूसरा
मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब मेडिवल यहां पर कहीं पे भी नहीं है आपके मेंस के सिलेबस में। विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, पूरे देश जो हमारा है उसकी पूरी ब्रॉड हिस्ट्री को कवर करेगा ना। ब्रॉड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू वेयर, आई विल शो यू वेयर इट इज कमिंग, ब्रॉड हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। तो पूरे देश का इतिहास ब्रॉड, ब्रॉड इतिहास, उसमें भी स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। स्पेशल रेफरेंस टू बिहार मतलब अब बिहार कोई अपने देश से अलग तो है नहीं, अगर कोई भी ऐतिहासिक बड़ी घटना हुई होगी पूरे देश में तो उसमें बिहार का भी रोल होगा। तो हमको हर ऐतिहासिक घटना या हर इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ साथ उसका बिहार का भी इंपैक्ट देखना है, बिहार का भी रोल देखना है, बिहार का भी पार्टिसिपेशन देखना है। ये सारी चीजें आपने बिहार स्पेशल अभी प्रीलिम्स में पढ़ी होंगी कुछ ना कुछ। तो वी विल ट्राई टू इंक्लूड दोज थिंग्स इन आर ब्रॉडर हिस्ट्री वाला सिलेबस। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लाइन, फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर ये बोल रहा है फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। मॉडर्न हिस्ट्री कहां से कहां तक पूछी जाएगी आपसे? 1850s से 1947। जस्ट रिमेंबर ये टाइमलाइन आपको यहां पर दिया हुआ है, फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी मींस 1850s टू 1947। तो वी विल सी ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां पर जो भी मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए हैं दोज आर बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर पीरियड, 1850s के बाद का पीरियड है ना। एनीथिंग यू सी, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो एक यहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में ये पार्ट कवर होगा, एक्सपेंशन और इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न और टेक्निकल एजुकेशन, है ना, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन लास्ट 70th में भी पूछा था और पहले भी पूछता रहा है। सो दिस इज वेरी क्लियरली गिवन इन द सिलेबस। इट विल ऑल्सो हैव क्वेश्चंस ऑन बिहार्स रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। सो यहां पर आपका ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री है, यहां पर आपका फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री और स्ट्रगल ऑफ द कंट्री ना, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, बोथ आर सेम थिंग। एज आई टोल्ड यू कि बिहार का रोल क्या है आपके फ्रीडम स्ट्रगल में, एक तो इतिहास हो गया, एक फ्रीडम स्ट्रगल हो गया ना। फ्रीडम स्ट्रगल भी जनरली एसोसिएट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। 1885 में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है उसके बाद हम नेशनल मूवमेंट को देखते हैं ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहते हैं उसको। उसके पहले जो भी है हमारा मॉडर्न इंडिया है ना। अगर आप 1850s की बात करो तो दैट इज पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वहां पर हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत नहीं हुई थी। दो वी से कि जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था दैट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट। सो दैट इज द टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री, और कीवर्ड्स को अच्छे से समझेंगे, है ना। बिहार रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, लेट्स से कि अगर 1919 का जो खिलाफत मूवमेंट है उसमें बिहार का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, चंपारण सत्याग्रह उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है बिहार का, सिमिलरली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। सो वी विल सी द रोल ऑफ बिहार इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसको नेशनल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है इन टॉपिक्स को, एंड देन यू हैव टू इंसर्ट सम ऑफ द फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, की पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड फ्रॉम बिहार और रोल ऑफ बिहार इन द फ्रीडम स्ट्रगल। सो इट ऑल्सो हैव क्वेश्चन ऑन बिहार रोल। क्वेश्चंस विल रिलेट टू द संथाल अपराइजिंग। अब ये जो हमारा है पीजेंट और ट्राइबल अपराइजिंग, ये वाला पार्ट है। संथाल अपराइजिंग, 1857 रिवोल्ट इन बिहार, बिरसा मुंडा, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, है ना। पीजेंट मूवमेंट कह लो आप इनको, ट्राइबल मूवमेंट कह लो, बोथ बोथ लाइक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मतलब इनको हमको कॉम्प्रहेंसिवली प्रिपेयर करना है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग आंसर ऑल्सो एज वेल एज short answer also. So these are very clearly given. A knowledge of the chief features of modern. अब यहां से आपका शुरू होता है कल्चर वाला पार्ट, है ना, जो यहां पर इंडियन कल्चर जो एंशियंट हिस्ट्री से डिराइव हो रहा है हमारे, दैट इज कवर्ड हियर। चीफ फीचर्स ऑफ मॉडर्न, क्लियरली मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर और पटना कला पेंटिंग विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जामिनीज जो आप लोग हैं। इट वुड ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन गांधी, टैगोर, नेहरू, तीन पर्सनालिटीज की बात की है। तो इन तीन पर्सनालिटीज को हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ओवरऑल जो आपका सिलेबस है वो यहां पर है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस यहां से शुरू होता है, यहां तक आपका सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। दिस इज स्टैट्स, दिस इज पॉलिटी। इनको हम आने वाले सेशंस में देखेंगे विद ईच एंड एवरी सेक्शन। सो ओवरऑल जो यहां से अभी मैंने आपको समझाया, आई हैव पुट इट हियर, है ना, इन 4-5 लाइनों में दिस इज कवर्ड, पूरा का पूरा सिलेबस। सबसे पहली बात क्या बोला कि इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री है कहां से कहां तक, मिड ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1857 से 1947 तक का मॉडर्न हिस्ट्री हमको कवर करना है। तीन पर्सनालिटीज की बात की, है ना, इनके आइडियाज, इनके विचार वी हैव टू कवर, गांधी, नेहरू, टैगोर। वेस्टर्न एजुकेशन, क्लियरली वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्निकल, है ना, इन बिहार, दिस इज वेरी क्लियरली गिवन। रोल ऑफ बिहार इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ये दिया हुआ है। देन पीजेंट, ट्राइबल अपराइजिंग, ये 4-5 नाम दिए गए हैं सिलेबस में,
एंड देन ये कल्चर वाले पार्ट में इतनी सी आपकी सिलेबस है। सो जस्ट रिमेंबर कि ये आपका सिलेबस डिकोड हो गया। नाउ कमिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द 70th बीपीएससी मेंस जो अभी आपका कंडक्ट हुआ था जनवरी में। सो जस्ट सी द क्वेश्चंस। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर से 5, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो जो जितने भी एक्ट्स पास हुए थे ब्रिटिश के समय में इन द 1850s के बाद वाला पीरियड, यू सी 1861 पूछा। उसके पहले के 1833 का एक्ट नहीं पूछा आपसे, है ना, 1813 का एक्ट नहीं पूछा अभी तक, बिकॉज सिलेबस में दिया हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का आफ्टर 1850s, मिड ऑफ 19th सेंचुरी। जस्ट रिमेंबर एंड सी दिस पर्टिकुलर टाइमलाइन ऑल्सो। तो इंडियन काउंसिल एक्ट्स लास्ट के 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है शॉर्ट में, तो वी विल कवर ईच एंड एवरी एक्ट आफ्टर 1850s। रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, तो अभी हमने ऊपर देखा रोल ऑफ बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल। क्विट इंडिया मूवमेंट टाइमलाइन क्या है, 1942, इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, फ्रीडम स्ट्रगल। संथाल अपराइजिंग अगेन अ ट्राइबल अपराइजिंग, ऊपर क्लियरली नाम दिया हुआ है। पटना कलाम पेंटिंग ऊपर सिलेबस में क्लियरली नाम दिया हुआ है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज क्लियरली ऊपर चीजें दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एवरीथिंग इज रिपीटेड फ्रॉम द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, है ना, ये लॉन्ग है 2A 2B, इनमें से आपको एक चूज करना है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये चीज देखेंगे कि जो हमारे पास ऑप्शन है, क्या हम उसमें से दोनों सिलेबस से कवर कर पा रहे हैं या उसमें से एक अलग से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी इन द रीसेंट ईयर्स। तो हियर वी विल सी 70th बीपीएससी क्या कि यहां पर चंपारण एक क्वेश्चन है, एंड देन यहां ब्रिटिश पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो आई विल टेल यू कि ये बोथ रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बोथ आर रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो हियर ऑप्शन में आपके पास दोनों ऑप्शन है, मतलब अगर आप चंपारण पढ़ के गए हो तो आप चंपारण लिखोगे, अगर आप ये वाला पार्ट पढ़ के गए हो ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट में ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था इस चीज को एक्सपैंड करने में, इस चीज के इमरजेंस में, तो यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर आंसर ऑल्सो। तो यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन है, 70th पेपर की हम बात कर रहे हैं। देन सी द थर्ड क्वेश्चन, सेम लॉन्ग आंसर, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, रिपीटेड थीम, रिपीटेड टॉपिक, एवरीवन विल बी प्रिपेयर्ड। सो यहां पर आता है सबको। और में देखते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी। तो जनरली ये चीजें लाइक जो थिंकर वाला पार्ट है, महात्मा गांधी हो गए, टैगोर हो गए, नेहरू हो गए, सो दीज आर वेरी डिफिकल्ट, लाइक एवरीवन इज नॉट एबल टू कंप्रीहेंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ गांधी। तो गांधी के बारे में अभी क्या पूछ दे, गांधी, नेहरू, टैगोर 3 पर्सनालिटी दी है, अभी इस बार कंस्ट्रक्टिव वर्क पूछा ना, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव आस्क्ड कंस्ट्रक्टिव वर्क। इसके पहले गांधी के सोशियो कल्चरल आइडियाज, सोशियो पॉलिटिकल आइडियाज, उनके बारे में पूछा है। सो जस्ट रिमेंबर कि यहां पर एक आपको नया ऑप्शन मिला, बिकॉज लाइक हो सकता है आप इसमें इतना कंफर्टेबल ना हो जितना आप ये रट के गए हो। सो जस्ट यू हैव टू सी कि यहां पर ऑप्शंस आपके पास कम है ना, डिस्पाइट यहां पर और दिया हुआ है, हम मान के चलेंगे कि इसमें से एक क्वेश्चन नया हो सकता है जो हमने पढ़ा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहां पर 1 2 3 तीनों क्वेश्चन को देखें 70th बीपीएससी की, तो वीसी कि अगर ऑप्शंस को हटा दे, अगर वीसी अगर ये और अथवा वाला हटा दे लॉन्ग आंसर में, तो वी सी ईच एंड एवरी थीम इज रिपीटेड। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया तो यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री पेपर, हिस्ट्री सेक्शन। सो दिस इज अबाउट 70th बीपीएससी, एवरीथिंग इज रिपीटेड। सो कुछ भी नया नहीं था यहां पर एक्सेप्ट दिस कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब सेम चीज 69 बीपीएससी का पेपर देखते हैं। अगेन यहां पर भी एक्ट पूछा है 1892। अगेन यू सी 1892 is after 1850, which is mid of the 19th century. Then Santhal uprising, again a tribal uprising, चंपारण सत्याग्रह, यहां पर शॉर्ट में पूछा है, ऊपर यहां पर आपसे लॉन्ग में पूछा है। जस्ट सी ना, चंपारण मूवमेंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, यहां भी पूछा है और आपसे यहां पर भी पूछा है ना। जस्ट सी आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड। नाउ दिस इज न्यू, ओके। अगर आप 69 का पेपर देख रहे हो और 68 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो दिस इज समथिंग न्यू, बिकॉज जो एंशिएंट वाला कल्चर वाला पार्ट बोला है उसमें हमसे सिर्फ 2-3 बातें बोली थी, पटना कलाम, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर और तीसरा पाल आर्ट। इसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला कि हम एंशिएंट केव के बारे में पूछेंगे, कि हम स्पिरिचुअलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ बिहार में, अभी हम देखेंगे लाइक नेक्स्ट 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। सो ट्विस्ट हो सकता है एक आध क्वेश्चन में। सो वी विल बी प्रिपेयर्ड कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, हमने 4 तो पढ़ लिया है, 4 हम अच्छे से लिख आएंगे, वहां पर रटा हुआ है सब कुछ, बट अगर कुछ नया आ जाता है तो हमको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैसे यूज करना है
और वहां पर बेयर मिनिमम डिमांड के ऊपर लिख के आना, ताकि हम एटलीस्ट 7 में से 3, 3.5, 4 नंबर आराम से स्कोर कर ले। तो इसमें प्रेजेंटेशन का भी रोल होगा, इसमें आपके कंटेंट का भी रोल होगा, इसमें आपके अंडरस्टैंडिंग का भी रोल होगा कि आप डिमांड पे लिख पा रहे हो कि नहीं, है ना। अगर के पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया लिख दिया है तो आप यहां पर क्या पता आप यहां पर ये लिख के आ रहे हो महाराष्ट्र के केव्स बना के आ जा रहे हो डायग्राम में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ ईस्टर्न इंडिया लिखा है तो हमें फोकस करना है उड़ीसा पे, बिहार पे, इधर असम में, ना, लाइक ईस्टर्न इंडिया वाले पार्ट पे जो भी केव्स आपने प्रीलिम्स के समय पढ़े थे उसको ही हम मैप में ड्रॉ करेंगे एंड देन विल राइट दिस पर्टिकुलर आंसर। तो यहां पर बहुत लोगों ने गलती भी की थी, दैट्स व्हाई दे गेट लेस मार्क्स, है ना, 2-2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। सो डिमांड पे हम लिख रहे हैं कि नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू टेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स जो हम लोग आगे करने वाले हैं, वी विल हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए ताकि मैक्सिमम स्कोर कर सके और थोड़ा सा हमारा आंसर दूसरों से अलग भी हो, है ना, थ्रू यूज ऑफ डायग्राम, प्रेजेंटेशन एंड दोस थिंग्स। तो यहां पर क्लियरली यहां पर समझ में आया 69th में कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है क्लियरली। देन सेकेंड क्वेश्चन सी, बिहार हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फ्रॉम एंशिएंट इंडिया फॉर एंशिएंट टाइम्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। अब ये सबको पता है ना कि बिहार में बुद्धिज्म का जन्म हुआ, बिहार में जैनिज्म से रिलेटेड चीजें हैं, बिहार में गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड चीजें हैं। तो बिहार स्पिरिचुअलिज्म और सेंटर ऑफ लर्निंग तो है, ये कितना बड़ा है, लेकिन उसी चीज को हम शब्दों में कैसे 38 नंबर में लिखें 4, 5, 6 पेज में, दैट बिकम्स अ चैलेंज। और चूंकि ये सिलेबस में आपके नहीं दिया गया है और ना ही ये कल्चर से रिलेटेड है, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि ये नया क्वेश्चन था। अब और में देखते हैं हम क्या था। अगर हमारे पास ये पेपर आज आ जाए तो हम यहां पर दो ऑप्शंस में से एक चूज करेंगे। अब ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। Evaluate the Champaran Indigo movement, explain its impact on the freedom struggle. Just see this question and see the 70th BPSC question. Exact copy paste किया गया है। तो सी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बट स्टिल हमारे पास यहां पर एक ही आंसर देने के लिए ऑप्शन है। अगर आप रियल एग्जाम में बैठ रहे हो, यू विल नॉट बी अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन आपको ज्यादा नंबर फेच कर सकता है। यहां पर आप शायद इतना अच्छा ना लिख पाओ, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, कुछ नया आ गया तो यू कैन नॉट राइट वेरी नाइस आंसर्स। बट चंपारण इंडिगो मूवमेंट, उसका इंपैक्ट और ये सब चीजें लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं एंड गुड चांसेस ऑफ स्कोरिंग अगर आपने अच्छे से लिखा हुआ तो एवरेज से बियॉन्ड आपको मार्क्स मिल सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारे पास एक ऑप्शन कट जा रहा है बिकॉज समथिंग इज न्यू, अगली बार कुछ नया आ सकता है। एंड 2 नंबर में भी आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको यही चूज करना है चंपारण इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द थर्ड, क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। तो अगेन मॉडरेट फेज जो था 1885 से लेकर 1985 तक के बीच का फेज, उसमें जो भी लीडर्स थे उनका क्या कार्यक्रम था, क्या काम था। सो दीज थिंग्स आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये चीज भी जनरली पढ़ के नहीं जाते हैं, बट स्टिल आई टेल यू कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इंपैक्ट, अगेन रिपीटेड। सो दिस बिकम्स अ लिटिल टफ क्वेश्चन, बट ये जो मॉडर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एवरीवन हैज रेड, ये सबको पता होता है। तो अगेन अगर हम लॉन्ग आंसर में भी देखें इन द 69 का पेपर, वी हैव ओनली वन ऑप्शन। अगर अच्छे से देखें ना, इफ वी आर वेरी श्योर कि हमको 38 में से 24 नंबर लाना है, 25 नंबर के रेंज में जाना है, तो यू विल चूज द बेस्ट विच यू हैव स्टडीड। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो दिस वॉज द ऑप्शन विच पीपल वेंट, और जो इसका थर्ड बी है उसके साथ लोग लिखे थे मैक्सिमम पीपल। सो अगेन ऑप्शंस हम देखेंगे कि बीपीएससी और तो दे रहा है बट वो कभी भी उस और को खत्म कर सकता है ना, विद सम न्यू क्वेश्चन, और बीपीएससी इस मोड में है। सो जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स कि हमको जो अपना प्रिपरेशन करना है, सबसे पहली प्रिपरेशन तो क्या करनी है, अपने चीजों को कंट्रोल करना है। जो भी हमारे सिलेबस में चीजें दी गई हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड चीजें, सबसे पहले हम उनको कंट्रोल करेंगे ना, इट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल स्ट्रैटेजी। सो कंट्रोल कर लेंगे हम जो पहले अपने पोर्शंस को, so then we will have lot of confidence, clarity, and then we can see these topics also, है ना, जो बाकी के बचे टॉपिक्स हैं, we can have understanding and notes and everything on that also. Please call disconnect होगा, please join again using the same link. Similarly 68 बीपीएससी का पेपर है ना, just see गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, अभी तक आपने देखा टाइमलाइन कहां जा रही है, 1850s के बाद की, है ना, आई हैव टोल्ड यू 1850s इसके बाद का टाइमलाइन है। बिरसा मुंडा अगेन गिवन इन द सिलेबस, इंडिगो रिवोल्ट नॉट गिवन इन द सिलेबस, जस्ट सी दिस। बट ये जो मूवमेंट था इंडिगो रिवोल्ट, एवरीवन नोज, वेरी 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 बिग इंपोर्टेंट। आनंद मत
इस पे किताब लिख दी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो सी हाउ बिग रिवोल्ट इट वाज। टाइमलाइन देखो आप, इंडिगो रिवोल्ट का क्या था, 1855 समथिंग, है ना। सो अगेन 1850s के बाद का इवेंट है। पटना कलाम पेंटिंग, रिपीटेड थीम। डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम, जस्ट सी 68 में पूछा, और यहां पर क्या पूछा आपसे, केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया। यहां पर केव पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है, और एक साल पहले यहां पर क्या पूछा, डेवलपमेंट ऑफ केव्स, केव्स के बारे में, डेवलपमेंट कैसे हुआ इन एंशिएंट टाइम। तो आप जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जितना भी जहानाबाद में आपके केव्स हैं उनके बारे में आप लिख सकते थे। यहां पर उड़ीसा में जो धाउली है ना, उसके बारे में लिख सकते थे। अपना कार्बी आंगलोंग असम में, उसके बारे में लिख सकते थे। सो दिस वाज आस्क्ड। तो अब आप देखो कि 68 में केव्स के बारे में पूछा, और 69 में भी केव्स के बारे में पूछा, बट वहां पर केव पेंटिंग के बारे में पूछा। तो बीपीएससी कैसे इंडिकेशन दे रहा है कि आप, हमने अगर पिछले साल केव पूछा तो आप केव पेंटिंग भी देख के आइए, है ना, केव पेंटिंग भी समझ के आइए। तो दिस मच वी हैव टू डू थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्मार्टली, बिकॉज वो कुछ भी पूछ सकता है ना। अगर हमारा किस्मत अच्छी रही तो 70th बीपीएससी की तरह हमको सारे के सारे सिलेबस और पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, बट अगर किस्मत खराब रही तो हमको यहां पर 68 की तरह, आप देखो यहां पर इंडिगो रिवोल्ट सडनली पूछ लिया ना, नो वन हैड प्रिपेयर्ड दिस फॉर मेंस एग्जाम। सिमिलरली ये भी बिल्कुल सडन पूछा हुआ था क्वेश्चन 68 में, इसके पहले कभी नहीं पूछा था। सो दिस इज आर ऑप्शन। कैसे ऑप्शन लिमिट हो रहे हैं ना, बट 5 आंसर्स में से अगर हम 2 आंसर अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं तो ऑफकोर्स पेपर टफ हो जाता है थोड़ा सा, स्कोरिंग लाइक उस सेंस में। देन कम्स सेकंड ए लॉन्ग आंसर, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं नीचे दिखा दूंगा ना, लेकिन इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल सी कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगेन 1885 के पहले के जो इवेंट्स हैं आफ्टर 1857, है ना, दैट पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। वहां पर एसोसिएशंस फॉर्म हो रहे थे, यू मस्ट हैव स्टडीड लैंड होल्डर्स एसोसिएशन फॉर्म हुआ था। उसके बाद वेरियस पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, ये सारे प्री कांग्रेस एसोसिएशन थे। देन the formation of Indian National Congress, Indian National Movement started from 1885 and it continued till 1947 till we got our independence। तो ये वही चीज पूछ रहा है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा था, और अभी हमने ऊपर भी देखा 70th वाले पेपर में भी, ये सॉरी 69th वाले पेपर में भी ये मॉडरेट्स के फॉर्म में पूछा कि मॉडरेट्स का रोल क्या था या कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। सो दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसमें और क्या है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्रिटिकली एनालाइज इंपैक्ट। तो ये भी हमारे पास क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर में दिस इज ऑल्सो रिपीटेड थीम। थर्ड, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थन इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। अगेन यू सी एंशिएंट टाइम्स। अब यहां पर ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे हैव आस्क्ड डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। सो बीपीएससी में कोई भी नहीं पढ़ के जाता अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज ये जो टेम्पल्स है, अब आप देखो कहां से पूछ रहा है, कल्चर वाले पार्ट से ना, कल्चर ऑफ इंडिया, आर्किटेक्चर। टेम्पल इज पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। सो यूपीएससी के सिलेबस में पीपल स्टडी, है ना, उनके आर्ट एंड कल्चर वाले सिलेबस में रहता है GS1 के, बट हियर इट वाज नॉट इन द सिलेबस। 68 में बीपीएससी ने जब पैटर्न चेंज किया था ना, उसके पहले 67 तक पैटर्न अलग था, 68 से पैटर्न चेंज हुआ था, एंड इट वाज अ बॉम्ब, है ना, बॉम्ब फेंका था बीपीएससी ने। सो टफनेस। डिस्क्राइब रविंद्रनाथ टैगोर आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। अगेन थिंकर, वेरी टफ क्वेश्चन, आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो आप इसमें लाइक 6-7 पन्ना अगर आपने प्रिपेयर किया है, समझा है, रटा है, तो आप लिख के आ जाओगे अच्छे से, बट स्टिल पीपल थोड़ा सा लाइक इन दिस पार्ट दे आर नॉट वेरी गुड। टैगोर, गांधी, नेहरू, है ना, इनमें बहुत अच्छे कंटेंट में लाइक लिखना इज अ वेरी गुड स्किल। सो अगेन आप देखोगे यहां पर इस लॉन्ग में भी यू हैव ओनली वन ऑप्शन, मतलब टेम्पल अगर आप उस समय लिख रहे होते 68 का पेपर विदाउट नोइंग दीज थिंग्स, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। सो यू सी कि कैसे आपको लिमिट कर रहा है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के, उन पे नोट्स बना के, उन पे लिख के, और आपने इतना काम कर लिया है, तो ट्रस्ट मी यू विल बी 80% फेल सेफ, है ना। फेल सेफ स्ट्रैटेजी हमको अपनानी है कि हमारा जो, अगर हम पेपर किसी भी तरीके का आ जाए, हम सेफ रहने चाहिए अपने अप्रोच में, है ना। एटलीस्ट 80% हमारा क्या होना चाहिए, डायरेक्ट हिट होना चाहिए, और वो बेस्ट आना चाहिए कि मेरे को उसमें एवरेज से ऊपर नंबर आएगा, मतलब 50% प्लस नंबर आएगा किसी भी क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर लूं तो। थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी, एंड दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू मैनेज वंस यू अंडरस्टैंड दिस। और जो हमारा बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स है उनको आप कवर कर लिए तो यू विल बी सुपर सेफ।
नाउ कमिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑल द पेपर्स विच वर आस्क्ड बाय बीपीएससी ना, जो भी 38 37 से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वी हैव मेड अ माइक्रो लिस्टिंग ऑफ ऑल दोस टॉपिक्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो अभी ये 3 साल का पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया, पेपर आपको समझ में आया कंपैरिजन करके कि लास्ट 3 साल से कैसे पेपर बदल रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है, कैसे नए सवाल बन रहे हैं। सो दोस थिंग्स वी हैव माइक्रो लिस्टेड हियर ना, स्टार्टिंग विद द एंशिएंट वाला पार्ट, कल्चर वाला पार्ट से स्टार्ट किया है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, बट इस टॉपिक में आपसे क्या क्या बीपीएससी ने आज तक इतिहास में पूछा है उसके अपने पेपर के मेंस के, दैट वी हैव लिस्टेड हियर। तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दे हैव आस्क्ड रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बुद्धिज्म के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ये एक बार सवाल पूछा गया और ये पूछा जाता है कई बार। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, ये पूछा हुआ है। अगेन 38 मार्क्स और 7 मार्क्स 8 मार्क्स हम दोनों मिला के चल रहे हैं ना, कि शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, दैट वी विल सी डिफरेंटली। बट टॉपिक अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये सारे टॉपिक्स हैं, अगर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो मुझे इन सारे टॉपिक्स पे अपने नोट्स बनाने हैं। सिंपल सी बात, अगर हम इन सारे टॉपिक्स पे नोट्स बना लें, इन पे डायग्राम्स इकट्ठा कर लें, तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको अच्छे से लिख के आ सकते हैं, या आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो चीफ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है एक बार। देन मेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट फाउंड इन बिहार। तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड बिहार में कौन कौन सा आर्ट फाइंड किया जाता है, उसके सैलिएंट फीचर्स बताइए, ऐसा एक बार पूछा हुआ है। बिहार में मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर का क्या इंपैक्ट हुआ है ना, क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछा हुआ है एक बार। और इसका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था, इसकी क्या खासियत थी या क्या अलग बात थी इसके स्कल्पचर की, है ना, ये पूछा हुआ है। सो दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये 4-5 थीम्स हैं, इन पे ही आपको रोटेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। मूविंग फॉरवर्ड, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें बस 2 ही बात पूछी है आज तक, है ना। डिस्क्राइब मेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर, प्लस इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करिए, मतलब इसकी अच्छाई भी बताइए और इसकी बुराई भी बताइए। सो डिस्क्राइब मेन सैलिएंट, एक हर बार लगभग सेम ही चीज, सेम ही वर्डिंग के साथ पूछा जाता है। कई बार मेन लिख देता है, कई बार सैलिएंट लिख देता है, दोनों का मतलब एक ही है हमारे लिए। देन इसका भी रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, तो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशन है, ये पूछा है। देन पटना कलाम, पटना कलाम में ओनली 2 थिंग्स वर आस्क्ड, चीफ कैरेक्टरिस्टिक बता दो आप इसका, और सेलिएंट मेन फीचर्स बता दो। तो बस अपने को पटना कलाम प्रिपेयर करना है तो इन्हीं 2 चीजों पे प्रिपेयर करना है, कैरेक्टरिस्टिक और उसके मेन फीचर्स। दीज आर द एंशिएंट वाला पार्ट जो सिलेबस में हमने ऊपर देखा था बीपीएससी के नोटिफिकेशन में। अब जो न्यू थीम्स हमने देखे 69th में और 68th वाले पेपर में, वो नए थीम कहां से थे, अगेन एंशिएंट वाले पार्ट से थे। हिस्ट्री मैंने पहले बताया ऊपर कि 2 जगह सी दो चीजें हमको पढ़नी है, एंशिएंट वाला पार्ट जो कल्चर है, एंड देन मॉडर्न वाला पार्ट जो 1850s के बाद का पार्ट है। यहां पर न्यू थीम्स जो इमर्ज होकर आई थी, दैट इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ केव पेंटिंग ईस्टर्न इंडिया में। अगेन ईस्टर्न इंडिया क्यों, क्योंकि बिहार कहां है, ईस्ट में है, सो बिहार ही टच भी रखना है उसमें। एंशिएंट टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थन इंडिया, है ना, एंशिएंट, अगेन नॉर्थ की बात कर रहा है, वो द्रविडियन स्टाइल नहीं पूछ रहा है अभी, बट स्टिल अगर टेम्पल आर्किटेक्चर यहां पर पूछा है नॉर्दर्न इंडिया का, तो विल स्टडी द द्रविडियन पार्ट ऑल्सो, अगर पूछ ले तो, बिकॉज उसमें इंडियन कल्चर लिखा हुआ है, उसमें बिहार कल्चर नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में। बिहार एज सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड लर्निंग, दिस इज अगेन कल्चर वाला पार्ट, कि बिहार का जो बुद्धिज्म वाला पार्ट है, या जो हमारा जैनिज्म का कल्चर है, जो हमारा सिख कल्चर है, वो कैसे शेप किया, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, जितने एंशिएंट समय में स्कॉलर्स आए थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन सबको हमको एक साथ यहां पर आंसर के फॉर्म में लिखना था। सो वी विल सी दिस पर्टिकुलर आंसर ऑल्सो, वी हैव सेशन ऑन दिस ऑल्सो। सो ये नए थीम्स हुए थे इन द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। Call will get disconnected. Please join again with the same link. We will start again. So till here we have seen the ancient वाला part, which is culture. जो सिलेबस में कल्चर लिखा था वही एंशिएंट का पार्ट है जो पूछा जाता है। उसमें 3 से 4 टॉपिक्स जो पुराने दिए हुए थे, पटना कलाम, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पाला आर्ट, उनसे जितने भी क्वेश्चंस आज तक बीपीएससी में पूछे गए हैं, बीपीएससी के इतिहास में, वी हैव सीन एवरीथिंग, एवरी डायमेंशन। न्यू थीम्स जो 2-3 पूछी गई है रिसेंट के ईयर्स में, वी हैव लिस्टेड दैट ऑल्सो। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बात करते हैं 1857 से 1947 वाले पीरियड में। इसमें सिलेबस में दिया हुआ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, इवेंट्स, आइडियोलॉजीज, है ना, आइडियोलॉजीज मतलब जो थिंकर्स दिए हुए हैं ना, गांधी, नेहरू, टैगोर, दीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। सो इनके बारे में पढ़ना है। तो फ्रीडम स्ट्रगल ओवरऑल हमने एक थीम ले लिया है,
एंड देन इसमें अंदर सबसे पहला थीम क्या है, रिवोल्ट एंड रेवेलियन। रिवोल्ट एंड रेवेलियन में ट्राइबल रिवोल्ट, ठीक है, क्लियरली समझेंगे। इसमें भी तीन चीजें हैं, बिरसा, संथाल और जनरल, है ना। अगर हम सिंपल ट्राइबल रिवोल्ट की बात करें तो और भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे अदर देन बिरसा एंड संथाल, तो उसके अलावा भी जो भी चीज हुई थी दैट ऑल्सो कैन बी आस्क्ड। तो उसमें भी बड़े बड़े वाले रिवोल्ट्स विल ट्राई टू प्रिपेयर सम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सम कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑल दोस थिंग्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखेंगे। बिरसा मूवमेंट, इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई आज तक। बिरसास न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। तो बिरसा का जो मूवमेंट था, है ना, बिरसा मूवमेंट में जो नई रिलीजियस लीडरशिप दी गई थी, धरती आबा कहते हैं, है ना। सो उन्होंने जो लीडरशिप दी, जो नया रिलीजियस लीडरशिप, बिकॉज है ना, ही वॉज अब वोकल अबाउट समथिंग न्यू, ही वॉज अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। सो अगेन यहां पर उनका जो न्यू रिलीजियस लीडरशिप था वो ट्राइबल स्ट्रगल को कैसे शेप किया अगेंस्ट द ब्रिटिश, ऐसा सवाल पूछा। तो यू सी कि कोई भी मूवमेंट है तो सिर्फ इतने तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, है ना। इफ देर इज सम वेरी बिग पर्सनैलिटी लाइक बिरसा, है ना, वेरी 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 बिग पर्सनैलिटी इन द लाइक ईस्टर्न इंडिया एंड ओवरऑल ट्राइबल मूवमेंट, एवरी जनजातीय गौरव दिवस, एवरीथिंग हैज बीन इज बीइंग अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑन दिस। सो अंडरस्टैंड कि जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, है ना, अगर कोई मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके थोड़े अंदर जाएंगे ना, लाइक वी विल अंडरस्टैंड कि वो क्या था, क्यों था, क्या इंपैक्ट था, क्या कॉजेस थे, है ना, व्हाट वाज द प्रोसेस। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स एंड मेक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। देन नेचर के बारे में पूछा कि बिरसा मूवमेंट का नेचर कैसा था, है ना, हाउ वाज द नेचर, क्या वो व्हाट वर द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट एज इंटरनल प्यूरिफिकेशन। तो बिरसा मूवमेंट का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज इंटरनल प्यूरिफिकेशन। सो उसके अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों बिरसा मुंडा नया रिलीजियस ऑर्डर बनाने की बात की थी। सो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव एज इंटरनल प्यूरिफिकेशन, हमको अंदर से प्यूरिफाई करना है अपने आप को। सिमिलरली गांधीयन जो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, सिमिलरली बिरसा गेव अ न्यू बिरसाइट, है ना, बिरसाइट रिलीजन। सो जस्ट अंडरस्टैंड की अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट एज इंटरनल प्यूरिफिकेशन प्लस डिजायर टू रिमूव एलियन गवर्नमेंट, ये पूछा है नेचर के क्वेश्चन में कि बिरसा मूवमेंट का नेचर क्या था। एक तो उसका ऑब्जेक्टिव था इंटरनल प्यूरिफिकेशन का, और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव था या नेचर था रिमूव एलियन गवर्नमेंट। इस पे आपको आंसर लिखना था। देन एक बार पूछा क्रिटिक, पॉजिटिव निगेटिव, है ना, बिरसा मूवमेंट का क्रिटिक बता दो। देन एक बार पूछा इंपैक्ट सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिरसा मूवमेंट के बाद नए लॉज बने, है ना, एवरीवन माइट बी नोइंग टेनेंसी एक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज बीन आस्क्ड इन बिरसा मूवमेंट। तो हम बिरसा मूवमेंट को जब भी पढ़ेंगे तो 360 डिग्री पढ़ेंगे ताकि हमको उसकी पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और कुछ भी क्वेश्चन आ जाए वी विल बी एबल टू हैंडल ईच एंड एवरी आंसर। संथाल मेन कॉजेस पूछा है ना, फर्स्ट फियर्स रिएक्शन ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, ठीक है। सो ये पूछा कि पहला फियर्स रिएक्शन था अगेंस्ट ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट ब्रिटिश के कोलोनियलिज्म, इसको आप जस्टिफाई करिए। तो आप यहां पर आर्ग्यूमेंट्स देते कि बिरसा ये संथाल मूवमेंट में ये हुआ, सिद्धू कानू ये वो, है ना, लाइक दे डिड दिस, दे डिड दैट, मूवमेंट ऐसे चला, है ना। यू हैव टू राइट दोस थिंग्स एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई कि फर्स्ट फियर्स रिएक्शन था, बिकॉज ये संथाल रिवोल्ट कब की बात है, 1856 की बात है। 1857 क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके पहले 1856। तो फर्स्ट फियर्स रिएक्शन, है ना, सिद्धू कानू, चांद भैरव। सो जस्ट रिमेंबर फर्स्ट फियर्स रिएक्शन ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, ये 1857 की पहले की बात है। मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म्ड रेजिस्टेंस, तो अभी नेचर कैसा था इसका, आर्म्ड रेजिस्टेंस था, एवरीवन नोस संथाल रिबेलियन। तो ये मॉडल बन गया आगे के आने वाले रेजिस्टेंस जो थे उनके लिए। इसका रिजल्ट क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, अगेन सिंपल। और जो जनरल से क्वेश्चन पूछा है ना, जनरल ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा है, वो सिंपल पूछा, ट्राइबल मूवमेंट ऑफ बिहार। तो अब बिहार में जो ट्राइबल मूवमेंट है उसमें आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और अदर ट्राइबल जो रिवोल्ट्स हैं वो भी ले सकते हो ना, विद अ स्पेशल लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर बिहार। तो ऐसे सिंपल पूछा है ना, ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार विद स्पेशल लाइट ऑन संथाल और बिरसा मूवमेंट। तो ओवरऑल आपको 5-6 नाम याद करके रखने, छोटे छोटे वाले भी ट्राइबल रिवोल्ट्स के, सो दैट यू कैन पुट दीज थिंग्स इन अ मैप, है ना। हम लोग क्लासेस में भी ये सब चीजें करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट रिवोल्ट 1857, कॉजेज ऑफ आउटब्रेक पूछा हुआ है, उसके शुरुआत के कारण क्या थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब देखो यहां पर ऊपर इसमें क्या पूछा था, फर्स्ट फियर्स रिएक्शन ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, एंड हियर दे हैव आस्क्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
ठीक है, जो वीडी सावरकर ने, आपने पढ़ा भी होगा प्रीलिम्स में ना, वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब लिखी थी। तो जस्ट रिमेंबर, ये सवाल भी पूछा गया है कि नहीं, इसको क्यों कहा जाता है पहली बार, है था क्या, नहीं था, तो 5 कारण उसके बताइए, 5 कारण इसके बताइए, एंड देन यू हैव टू सम अप विद सम मिडल पाथ। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, 1857 की लड़ाई में बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है ना, बिहार का कंट्रीब्यूशन आप देखो, अलग से भी पूछा हुआ है। रोल ऑफ कुंवर सिंह क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, है ना, आउटकम, इंपैक्ट, और इसकी लिमिटेशंस क्या थी, है ना, जो आप कमियां बोलते हो, आउटकम मतलब कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। आज भी कोई अगर आंदोलन होता है इतना बड़ा, अन्ना आंदोलन हुआ या कोई भी आप बड़ा आंदोलन, सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट देख लो, तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम होता है, इंपैक्ट होता है, उसकी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। हमेशा जो आंदोलन जिस चीज के लिए स्टार्ट किया जाता है वो हमेशा अचीव पूरे उसमें नहीं हो पाता, लाइक पूरी पूरी एंटायरिटी में नहीं हो पाता। सो देर इज सम लिमिटेशन ऑल्सो कि ये चीजें रह गई, वो चीजें रह गई, देर इज सम क्रिटिसिज्म ऑल्सो। तो सिमिलरली वी हैव टू मेक पॉइंटर्स ऑन दीज ऑल्सो, है ना, वी विल हैव दीज कवर्ड इन आर नोट्स। इसके बाद जो हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स वाला पार्ट देख लिया, थीम 1। मूविंग फॉरवर्ड, थीम 2। थीम 2 अब नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है ना, नेशनल मूवमेंट अगेन 1885 के आसपास से, ठीक है, जस्ट रिमेंबर 1885 टू 1947 इज आर नेशनल मूवमेंट ना। नेशनल मूवमेंट कह लो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कह लो, है ना, एवरीथिंग इज सेम। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो यहां पर नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कब हुआ हम लोग सब जानते हैं, प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, है ना, 1850 के आसपास, डलहौजी, है ना, इनके लाइक रेल आया, है ना, ऑल दोस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन आर मेंस, इन आर हिस्ट्री। उसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो यहां क्या बोल रहा है, फैक्टर्स फॉर इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, नेशनल मूवमेंट का इमरजेंस क्यों हुआ, फैक्टर्स क्या क्या थे, और उसने दिशा कैसे दी, है ना, नेशनल मूवमेंट को दिशा कैसे दी इन फैक्टर्स ने, ये पूछा हुआ है। ठीक है, वेरी क्लियर। नेशनल मूवमेंट से एक क्वेश्चन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। तो आईएनसी का फॉर्मेशन 1885 में हुआ, एवरीवन नोज। उसके पहले के जो भी प्री कांग्रेस एसोसिएशंस थे, वी ऑल हैव रेड अबाउट दोज। बट यहां पर कांग्रेस के फॉर्मेशन के क्या फैक्टर्स थे, दिस वाज आस्क्ड। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट, अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे, मॉडरेट्स, है ना, इनके तरफ ब्रिटिशर्स का क्या रुझान था, क्या उनके पॉलिसीज थे, क्या उनकी एक्ट्स थी, है ना, दिस हैज बीन आस्क्ड। नेशनलिज्म से एक बार क्वेश्चन पूछा है, वर्किंग क्लास और नेशनल मूवमेंट, दिस वाज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हम प्रिपेयर करके रखेंगे। जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा उसमें ये चीजें पढ़ी हैं, वर्किंग क्लास, है ना, जो आप लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ते हो 1920s में, और आईएलओ में इंडिया, लाइक दे वेंट, और एम एन रॉय का कंट्रीब्यूशन। सो वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, इसका क्या रोल था। इवोल्यूशन सिंस लेट 19th सेंचुरी, तो अगेन नेशनलिज्म कैसे इवॉल्व किया लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी मुझे बताना सब लोग क्या है, 1885 है, लेट 19th सेंचुरी, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। सेम चीज यहां पर इस तरीके से पूछी, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन। यहां पर नेशनलिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, 1885, लेट 19th सेंचुरी बोल दिया ना, तो लेट 19th सेंचुरी मतलब 1885, और उसी पीरियड को मॉडरेट पॉलिटिक्स भी कहते हैं। तो सी थिंग्स आर कनेक्टेड, है ना, एक ही जगह से बार बार पूछ रहा है, और इवन इन 70th बीपीएससी ऑल्सो यू सी, एक ही जगह से पूछ रहा है बट शब्द बदल दे रहा है ना। शब्द के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको, कॉन्टेक्स्ट समझना है, सिलेबस को अगर समझे हैं, अगर सब्जेक्ट के डायरेक्शन को समझे हैं, इट विल बी इजी फॉर यू। देन यहां पर एक बार पूछा है राजेंद्र प्रसाद एंड नेशनल मूवमेंट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है नेशनल मूवमेंट में। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि जो नेशनलिज्म वाला पार्ट है, ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है, उसमें जो बिहार के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, राजेंद्र प्रसाद हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, है ना, कृपलानी हो गए, दोज वी हैव टू स्टडी लिटिल बिट इन डेप्थ कि उनका रोल क्या रहा था इन द नेशनल मूवमेंट। तो दिस वी विल ऑल्सो सी इन द क्लासेस। एक्ट्स लेजिस्लेशन, ठीक है, अब जो एक्ट्स यहां से स्टार्ट हुए 1858 से, 1858, 1861, 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, है ना, मॉन्टेगू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और देन यू हैव 1947 वाला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये 7-8 एक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में, लाइक यू हैव सीन कि शॉर्ट आंसर से पूछे जा रहे हैं, इनको हम उसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे और डायरेक्ट वहां पर छाप के आएंगे ना, इन द सेंस कि वहां पर डायरेक्ट रेप्लीकेट करके आना है, इनको इस तरीके से अभी से प्रिपेयर कर लेंगे, तो वी विल हैव क्वेश्चन फ्री इन द एग्जाम, है ना, एक क्वेश्चन आपको फ्री मिलेगा, इन्हीं में से आपको मिलेगा। सो दिस विल बी
अगेन यहां पर भी ध्यान रखेंगे 1850s के बाद का टाइमलाइन, 1813, 1833 ना, इनकी जरूरत नहीं है बिकॉज सिलेबस में क्लियरली दिया हुआ है। पढ़ने का 2 एक्ट पढ़ सकते हैं, नो, बट फोकस विल बी ऑन दीज थिंग्स, है ना। इसमें भी हम थोड़ा सा ओपिनियन भी ले आएंगे ना, कि जस्ट कीप एक्ट के प्रोविजन है ना, 5 प्रोविजन लिख दिए, 7 प्रोविजन लिख दिए, बट अगर हम थोड़ा सा उसमें ओपिनियन भी लेके आ जाए, अपने शॉर्ट आंसर्स में ओपिनियन भी लेके आ जाए, गुड बैड या पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, आउटकम, इस तरीके की कुछ अगर हम कंक्लूजन से पहले कुछ इनोवेटिव कर ले, तो वी विल स्कोर हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स मोर देन अदर्स। सो एक्ट एंड लेजिस्लेशंस। देन कम्स चंपारण सत्याग्रह, है ना। अगेन टाइमलाइन पे आ जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह अभी हमने नेशनलिज्म वाला पार्ट देखा, मतलब यहां पर 1885 के आसपास या उसके पहले की जो 1880s की 1850s की बात है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म और रोल ऑफ कांग्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो रोल ऑफ मॉडरेट्स 1885 से 1985 हो गया, उसके बाद का पीरियड यहां पर हम आ गए, एक्ट्स वैक्ट सारी चीजें हो गई। देन कम्स चंपारण सत्याग्रह, है ना, 1916। इससे क्या पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कॉजेस पूछा गया है। अगर आप उसको ब्रेक डाउन करो जो भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कॉजेस पूछा गया है, तो वी हैव टू प्रिपेयर कॉजेस। देन मूवमेंट को इवेल्युएट करो, है ना। अगेन मैंने बोला कोई भी मूवमेंट होता है तो उसको इवेल्युएट करते हैं लोग, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, तो उसको इवेल्युएट करेंगे हम कि उसमें अच्छा क्या था, देश को क्या फायदा हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कैसे मदद की, गांधी नेशनल लीडर कैसे बने, जो हमारा एग्रेरियन क्लास था वो नेशनल मूवमेंट का पार्ट कैसे बना, है ना। दिस वाज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट बिकॉज विद दिस मूवमेंट ओनली जो हमारा फार्मर क्लास था, जो एग्रेरियन क्लास था, दैट बिकेम पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। सो मूवमेंट का इवैल्यूएशन, इसका इंपैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या रहा, है ना। ऑफ कोर्स ये भी हमको समझना है कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या इंपैक्ट रहा, है ना। ये तो 1916 की बात रही, बट स्टिल अभी भी हम उस पर्टिकुलर मूवमेंट को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ बहुत भारी प्रभाव रहा होगा हिस्टोरियंस की नजर में ऑन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो बाद का फेज है ना, 1916 से लेकर 1947 का पार्ट है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसको शेप करने में, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कैसे बना, है ना। देखो अब मैंने बताया था यहां पर कितना इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, 4-5 चीजें बताई। तो यहां पर अलग से ऐसे पूछा कि इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कैसे था, एक टर्निंग पॉइंट कैसे था, एक वाटरशेड मूवमेंट कैसे था इतिहास में ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये एक इंपॉर्टेंट मील का पत्थर, एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट वाटरशेड मूवमेंट कैसे था, इस पे आपको आंसर लिखना था। सो दिस इज अबाउट चंपारण। देन कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेस पूछा है तो कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ ना कुछ होंगे, तो ये अलग से पूछा है। इवेलुएट बोला है तो इसमें भी कॉज आएगा, इसमें भी कॉन्सिक्वेंस आएगा, तो शब्द का खेल है, बट आपको उसको स्ट्रक्चर करना है ना। वी विल हैव दैट क्लास इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ओनली, सो दैट आप स्टार्टिंग जानो, आप, है ना, प्रोसेस जानो, आप उसका अंत जानो, उसका एनालिसिस जानो, एंड देन यू rectify those notes, understand those things, and then start writing. चंपारण सत्याग्रह, सिग्निफिकेंस फॉर पीजेंट अपराइजिंग, है ना, मैंने यहां पर बताया कि पहली बार पीजेंट्स जो है लार्ज नंबर में, है ना, मास स्केल पे इंक्लूड हुए थे इन द नेशनल मूवमेंट, दे बिकेम पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो सिग्निफिकेंस फॉर पीजेंट अपराइजिंग, तो चंपारण सत्याग्रह अगेन ट्राइबल रिवोल्ट तो था नहीं, इट वाज अ पीजेंट अपराइजिंग। इंडिगो के लिए ये सत्याग्रह था, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। सो दिस वाज अ पीजेंट अपराइजिंग ओनली, है ना, इसको पीजेंट में कौन करेंगे, तो सिग्निफिकेंस क्या था पीजेंट अपराइजिंग के मद्देनजर रखते हुए। देन अलग से पीजेंट अपराइजिंग जो भी है, इनमें क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट्स इन बिहार, तो अगेन जो भी बिहार में पीजेंट मूवमेंट हुए उनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना था। स्पेशल रेफरेंस किसका, स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, बिहार किसान सभा मूवमेंट, स्वामी सहजानंद सरस्वती के रेफरेंस में लिखना है क्रिटिकल नोट ऑन दिस। अगली बार पूछा है स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा, ऐसा एंड किसान सभा, तो मतलब उनका रोल किसान सभा मूवमेंट में क्या था, एक बार ऐसा सवाल पूछा, तो एक और पर्सनालिटी हमारे पास आ गई फ्रॉम हियर। मूविंग फॉरवर्ड, इवेंट्स एंड माइलस्टोन्स इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अभी हमने यहां पर देख लिया चंपारण सत्याग्रह तक का। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, है ना, इनमें से बहुत सारी चीजें पूछी नहीं गई है, बट वी हैव डिकोडेड कि हाँ दीज आर द प्रोबेबिलिटीज, और इसके आसपास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसका इंपैक्ट कोर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, ये 40th बीपीएससी में पूछा गया है, उसके बाद नहीं पूछा है, तो दिस कैन बी रिपीटेड एनी टाइम, तो हम इस पे भी अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे एंड वी विल हैव सम सेशंस ऑन दिस आल्सो। मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, मैंने बोला था ना ऊपर 69 में पूछा था मॉडरेट्स के बारे में, और इस बार भी रिपीट किया था। तो मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट।
गांधी लेड मूवमेंट्स, तो गांधी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, तो गांधी चंपारण तो पूछता ही पूछता है, इसके अलावा भी जो गांधी के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे उनको भी हम कवर करेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ बिहार, ये पूछा हुआ है पहले। तो जस्ट रिमेंबर कि डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ बिहार में कौन कौन हो गया, पीजेंट्स हो गए, वुमेन हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, है ना, लेबर यूनियंस हो गए। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट सोशल बेसिस ऑफ बिहार, है ना, सोशल क्लासेस ऑफ बिहार। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका क्या रोल रहा, अगेन ये बिहार वाले पार्ट से वी विल सी। इंडिविजुअल सत्याग्रह, बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने प्रीलिम्स में 3 नाम याद रखे होंगे, है ना। सो जस्ट रिमेंबर कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा हमको, 1-2 पेज 3 पेज, है ना, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज आस्क्ड इन लॉन्ग और शॉर्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में नेचर और एक्सटेंट, नेचर क्या था मूवमेंट का, एक्सटेंट क्या था, कहां तक फैलाव हुआ उसका, है ना, बिहार में कहां पर था। पीपल पार्टिसिपेशन इन बिहार, है ना, ये पूछा हुआ है। जयप्रकाश नारायण का रोल क्या था, ये पूछा हुआ है। आजाद दस्ता क्या था, वो पूछा हुआ है। इसका इंपैक्ट जनरल पूरे देश में क्या हुआ और स्पेसिफिकली बिहार में क्या हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का, एक बार ये पूछा हुआ है। सो दिस इज द ओवरऑल टाइमलाइन वी हैव कवर्ड, 1947 42 तक वी हैव कवर्ड। उसके बाद की कोई ऐसे इवेंट नहीं है जो कि मेंस में पूछे जाते हैं। तो 42 या उसके आगे की चीजें ना, बेसिक क्रिप्स मिशन एंड ऑल दोस थिंग्स, उस वो तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा ही पढ़ा है ना, बट दोज आर नॉट टॉपिक्स ऑफ मेंस। तो यहां पर वी हैव लिस्टेड ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको मेंस के हिसाब से पढ़ने हैं। those things we will cover in the classes also along with notes, so don't worry about these things। इसके बाद लास्ट थीम बचता है नेशनल लीडर्स वाला पार्ट, जो गांधी नेहरू टैगोर बोला है। अब इसमें भी सिर्फ गांधी नेहरू टैगोर तो बोला है, बट यहां पर पूछा और कुछ भी है ना, जस्ट सी। यहां पर पर्सनालिटीज किसके बारे में पूछा है, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना, शॉर्ट में। देन अबाउट गांधी जी, गांधी जी में मैसेज ऑफ स्वदेशी क्या मतलब था उनके स्वदेशी का, है ना, उसको एक्सप्लेन करिए, ऐसा पूछा है। उनका सत्याग्रह पे विचार क्या था, व्यू क्या था उनका, ये पूछा गांधी जी के क्वेश्चन में। रोल इन मास मूवमेंट ऑफ बिहार, अगेन चंपारण सत्याग्रह उसी के बारे में बात की है, मास मूवमेंट हुआ था, है ना, मैंने ऊपर ही बताया। तो एवरीथिंग इज लिंक। तो गांधी में उनका मास मूवमेंट बिहार में क्या रोल था। फैक्टर्स फॉर इमरजेंस एज नेशनल लीडर, तो गांधी के पूरे देश के नेता बनने के में फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व थे, ये पूछा गया है। तो गांधी देश के नेता कैसे बन गए ना, 1915 में वो आए, है ना, 1 साल वो घूमे पूरे देश में, समझा लोगों को, है ना, उसके बाद वो सीधे चंपारण केक, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा और नेशनल लीडर बन जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे खिलाफत में उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, है ना, मुस्लिम्स को भी इकट्ठा कर लिया। सो जस्ट सी कि वो नेशनल फैक्टर क्या था, उनके फैक्टर क्या था इमरजेंस ऑफ नेशनल लीडर में। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है। अब इसमें आप उनका बैकग्राउंड दे सकते हो ना, वी विल सी दोस थिंग्स इन आंसर राइटिंग थिंग टेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, क्लासेस में भी विल डिस्कस। अभी हम सिलेबस हम सोशल एंड कल्चरल आइडिया अप्रोच एक्सेट्रा, उनका सोशो कल्चरल आइडिया क्या था ना, सर्वोदय का प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल। तो ये सारी चीजें सोशो कल्चरल आइडियाज क्या थे, उनका अप्रोच क्या था इन सब चीजों के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या अप्रोच था, जो आप आर्टिकल 40 पढ़ते हो अपने डीपीएसपी में, वो क्या था, वो भी उनका सोशो कल्चरल आइडिया का अप्रोच था। सो विल सी ऑल दिस थिंग्स इन द गांधी पैक्ट। व्यू ऑन कास्ट एंड रिलीजन, अगेन गांधी का कास्ट के ऊपर क्या व्यू था और रिलीजन, बिकॉज गांधी और अंबेडकर में यही डिफरेंस है ना, बोथ ऑफ देयर व्यूज डिफरेंशिएटेड ऑन कास्ट, है ना, वन वॉज फॉर एनहाइलेशन ऑफ कास्ट एंड अंबेडकर वॉज फॉर एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, बट गांधी जी वॉज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कास्ट, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ दीज थिंग्स। सो व्यू ऑन कास्ट और रिलीजन, धर्म पे और जाति पे गांधी जी का क्या विचार था, ये इतनी सारी चीजें गांधी के पर्सनैलिटी से पूछी गई है। मूविंग फॉरवर्ड, इधर आई हैव एक्सप्लेन, एक बार पूछा था इन द बीपीएससी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इनके सोशल आइडियाज और इकोनॉमिक आइडियाज के बारे में, ठीक है। सो वी हैव टू प्रिपेयर दीज टू इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार ऑल्सो, लोहिया और जेपी। देन कम्स रविंद्रनाथ टैगोर, इनका इंडियन नेशनल मूवमेंट, आईएनएम मींस इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा और वो कांग्रेस से कैसे अलग था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका अप्रोच और रविंद्रनाथ टैगोर का जो अप्रोच था, दोनों में क्या अंतर था, इट हैज बीन आस्क्ड। सोशल एंड कल्चरल आइडियाज, अगेन जैसे गांधी के में सोशल कल्चरल आइडियाज पूछा, रविंद्रनाथ टैगोर के भी सोशल कल्चरल आइडियाज थे, उनका क्या सिग्निफिकेंस है ये पूछा है। रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था, है ना, राष्ट्रवाद का क्या कॉन्सेप्ट था, ये पूछा गया है। हिज आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर ना, उनका सोसाइटी समाज और
जो हमारी संस्कृति है उस पर क्या विचार है या क्या आइडिया था उनका, ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है उनका कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। एवरीवन नोस ही वाज अ नोबेल लॉरेट, सो लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन था, रविंद्र संगीत है ना, म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन था, फ्रीडम मूवमेंट ओवरऑल है ना उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। सो रविंद्रनाथ टैगोर यहां पर। और ऊपर हमने देखा 69 बीपीएससी में भी टैगोर से क्वेश्चन था, नहीं सॉरी 68 बीपीएससी में भी टैगोर से क्वेश्चन था। तो जस्ट रिमेंबर कि टैगोर से हमको इतनी सारी चीजें कवर करनी है, स्टार्टिंग विद द बेसिक रीडिंग मटेरियल, ऑल दोस थिंग्स वी विल सी, डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स राइट नाउ। देन कम्स जवाहरलाल नेहरू, लास्ट पर्सनालिटी। रिलेवेंस इन मेकिंग मॉडर्न इंडिया, इनका मॉडर्न इंडिया को बनाने में क्या रोल रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब चीजों की बात हम यहां करेंगे, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया है ना। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अगेन इनके फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, पंचशील एंड ऑल दोस थिंग्स। मेन फीचर्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, इनका सेक्युलरिज्म पे क्या आइडिया था स्पेसिफिकली, दिस हैज बीन आस्क्ड। तो तीन चीजें ही पूछी गई हैं जवाहरलाल नेहरू से। अब तो खैर पूछा ही नहीं जाता बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑफ बीजेपी फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स, तो अभी जवाहरलाल नेहरू का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, पूछा नहीं गया है लास्ट के ईयर्स में। बट स्टिल हमको ये तीन चार चीजें अबाउट जवाहरलाल नेहरू प्रिपेयर करके रखनी है। सो दिस वाज ऑल, है ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस का डिकोड है अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी इसमें और स्टार्टिंग पॉइंट पे जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू कवर दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस फ्रॉम 25th, है ना, हमारा 25 तारीख से क्लास शुरू हो रही है। वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट फर्स्ट कल्चर वाला पार्ट कवर करेंगे, एंड देन फ्रीडम मूवमेंट इन सीक्वेंस। द शेड्यूल ऑफ द क्लासेस, जो भी क्लास का शेड्यूल है विद द टॉपिक लिस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी अवेलेबल टू यू ऑल इन द ग्रुप by tomorrow evening I guess, and then we will post you the polity thing also, no, so we will start with history and polity both lectures के साथ start करेंगे। next we will have polity का previous year question decode so that you all become comfortable for one subject of GS1, one subject of GS2, दोनों में से जो scoring subject है ना GS2 में, साइंस एंड टेक इज वेरी लाइक इट कैन बी डन इन 1 वीक, बट जो मेजर पार्ट है, जो लंबा पार्ट है, हिस्ट्री और पॉलिटी, विल स्टार्ट दैट और आराम आराम से करेंगे ताकि हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली ये दो सब्जेक्ट खत्म हो जाए एंड वी स्कोर इन बोथ GS1 एंड GS2 पेपर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस डिकोड फर्स्ट लेक्चर, एंड दिस इज आवर बुक, है ना। जिन्होंने बुक ऑर्डर नहीं किया है दे कैन ऑर्डर, ये लिंक आप लोग के ग्रुप में है, you all can order this particular book, it is open to first of all our mentorship student। हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में ये जाएगा आपको, है ना, जस्ट सिमिलर टू द बुक्स, जो भी इस तरह की किताबें होती हैं उस फॉर्म में जाएगा। लगभग 350 पेज हो गए हैं इसके। इट इज रिटन इन द हैंड रिटन फॉर्मेट, डायग्राम्स, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो देयर विल बी लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी हम लोग GS2 पॉलिटी शुरू करेंगे, तो यहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेफरेंस मैं दूंगा, तो आप लोग इससे रिफर करके एंड देन यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक। कंटेंट भी टॉप नॉच है। सो इसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज ऑर्डर दैट बिफोर वी ओपन दिस फॉर आवर टेलीग्राम एंड यूट्यूब। पेमेंट लिंक नहीं खुल रहा है। अविनाश वहां ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं एक बार वापस देख लूंगा ना उसको। मेरे ख्याल से खुल रहा होगा, 3-4 लोगों ने आज वो पेमेंट किया है अभी। वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है पेमेंट लिंक। हाँ मैं लिंक भेज चेक कर लेता हूँ एक बार। सो है ना, जस्ट ऑर्डर दिस बिफोर वी ओपन फॉर अदर्स एंड डिलीवरी शुड गेट टू यू ऑल फर्स्ट। Abhi, we will take the doubt. Any doubt, please ask from this syllabus thing, any other thing, please ask your doubts, everyone.